नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम स्टोरी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सहारनपुर में बीए में पढ़ने वाला एक छात्र कभी-कभी अपने कॉलेज से गायब हो जाया करता था। उसके अचानक गायब होने की चिंता प्रोफेसर साहब को तो होती ही थी, उससे कहीं ज़्यादा चिंता उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की दिव्या को होती है। क्योंकि दिव्या उसकी सबसे खास दोस्त थी। वह पूछते कि समीर, तुम अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो? क्या बात है? क्या कोई चिंता है या कोई परेशानी है? जो भी है मुझे बताओ, हो सकता है मैं उस समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन समीर इस बात पर खामोश रहता है, चुप रहता है, और जब ये चुप्पी टूटती है तो न केवल दिव्या बल्कि पूरा कॉलेज हैरान था कि इस इतने कम उम्र का लड़का यह सब कैसे कर सकता है। उसके अचानक गायब होने की वजह से एक जान चली जाती है और 3 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर और थाना कोतवाली दयानंद नगर। यह बात है 7 अप्रैल 2018 की। रात को 9 बजे के आसपास का टाइम था। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसने देखा कि एक और व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ लगाता है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा है और उस व्यक्ति के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और वह दर्द से करा रहा था। उस लड़के ने, जो राहगीर था, उसने तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 112 पर पुलिस को सूचना दी। यह कहा कि एक व्यक्ति यहाँ पर पड़ा है जो दर्द से सिसकियां भर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको गोली मारी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, नगर कोतवाली पुलिस के प्रभारी अवनीश गौतम, एसआई सत्यनारायण और महिला एसआई नीमा गौतम अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। जब तक पुलिस मौके पर आई थी तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी लेती है तो जेब से जरूरी कागजात रखे मिलते हैं। उनके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राजकुमार रुएला है, जिसका यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर है। जैसे ही घर वालों को सूचना दी जाती है तो घर से दौड़ती हुई पत्नी, बेटा और बेटी चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आते हैं। उनकी हालत खराब थी और एक ही सवाल था कि मेरे पति को किसने मारा। कोई कह रहा था कि मेरे पिता को किसने मारा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा इस कदर होता है, पुलिस डेड बॉडी उठाने से इनकार करने लगती है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ पैर जोड़ते हुए शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं कोतवाली प्रभारी जब जांच कर रहे थे तो पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह व्यक्ति क्या काम करता था, यह रात में यहाँ क्या कर रहा था। तो पता चलता है कि दिल्ली में एक कंपनी में लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में काम करता था और रोज सुबह घर से 7 बजे निकलता था, रोज 8 बजे तक अपने घर आ जाया करता था। और ऐसे सीधे साधे आदमी को गोली लगने, यह एक बहुत परेशान करने वाली बात थी। पुलिस जांच कर रही थी, उधर लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। दिन निकलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि बहुत ही नजदीक से किसी ने इनको गोली मारी है। गोली मारने वाला कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि यह व्यक्ति कमेटी डाला करता था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कमेटी डालकर अपना काम निकालते हैं। 20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। वह लोग हर महीने पैसे देते हैं, जैसे जिसको जरूरत होती है वह कमेटी से उठा लेता है और बाकी हर महीने जिसका नंबर आता है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते चले जाते हैं। पुलिस ने जब इस जांच पड़ताल की, लगभग 20 लोगों की कमेटी का ग्रुप था, राजकुमार रेला खुद हैंडल कर रहे थे, तो पुलिस सोचती है हो सकता है यहाँ से हैंडल करते करते किसी से दुश्मनी हो गई हो, कोई बात हो गई हो। पुलिस सभी 20 लोगों की जांच पड़ताल करती है तो यहाँ से कोई एंगल निकल के सामने नहीं आता। पुलिस द्वारा दूसरा एंगल लूट का ढूंढ रही थी। जब पुलिस ने इसके घटनास्थल की जांच करती है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस और वह व्यक्ति पहुंचा था, उस व्यक्ति ने मरने से वाले राजकुमार रेला को छुआ तक नहीं था और उसकी जेब की तलाशी ली थी तो पता चलता है कि मोबाइल है, उसका पर्स रखा हुआ है, जरूरी कागजात रखे हुए हैं गले में और हाथ में, जो पहन रखा था सब कुछ थाने में रखा है। इससे पता चलता है कि मामला लूटपाट का भी नहीं था। और दिन निकलने के बाद लोगों ने इस कदर हंगामा शुरू कर दिया, शहर में जगह जगह जाम लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। 7 तारीख की घटना थी, 12 अप्रैल आ जाती है, लेकिन इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चलता कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है, क्यों अंजाम दिया है। जब लोगों ने, समाज सेवियों ने जब इस ज्यादा धरना प्रदर्शन किया तो अवनीश गौतम जो थाना प्रभारी थे उनका अचानक ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनके स्थान पर जितेंद्र काला केस का चार्ज लेते हैं।
अब इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे, जो भी पूरे इलाके की स्थिति, कैमरे की फुटेज, परिवार के एक सदस्य के मोबाइल फोन की सीडीआर सर्विलांस पर जो नंबर लगाए थे, हर एक पहलू को शुरू से खंगाला जा रहा था। लेकिन पुलिस को लोग इतना मौका नहीं दे रहे थे जिससे कि पुलिस अपनी जांच अंतिम छोर तक ले जाए। उससे पहले इंस्पेक्टर का ट्रांसफर होने के बाद जितेंद्र काल्ला अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता है। जहाँ तक जाता है पुलिस ने पता किया और जानने की कोशिश करती है, कौन सी ट्रेन से दिल्ली जाता है, किस वक्त आता है, किस रास्ते से जाता है, कहाँ बैठता है। यह वहाँ उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं। दिल्ली तक मामले की जांच की गई लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। एक बार फिर से वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इकट्ठा की गई। जितेंद्र काल्ला बड़े इत्मीनान के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। देखते ही देखते पता चलता है कि जब रेलवे स्टेशन से इसके घर के आने की दयानंद नगर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और राजकुमार हमेशा पैदल चलकर आता था। वहां से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं, सभी कैमरों को बारी बारी से देखा जाता है। एक कैमरे की फुटेज में एक बाइक पर 2 लड़के जो कुछ दूर खड़े हुए थे, तो पुलिस उन 2 लड़कों के बारे में पता लगाती है कि वो 2 लड़के कौन है, कहाँ से आए हैं। अब इसका पता लगाने की कोशिश की गई। 1 मिनट की फुटेज थी। 1 मिनट के लिए लड़के रुके थे और 1 मिनट के समय में कैमरे से कुछ देर राजकुमार रुएला भी दिखाई देता है और थोड़ी देर में ओझल भी हो जाता है। पुलिस उसी रात 7 अप्रैल की रात की पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी, तो पता चलता है वहीं पास ही किराना स्टोर है और किराना स्टोर पर वहां की फुटेज आ जाती है। वहां जाकर किराना स्टोर वाले से पूछताछ की जाती है कि क्या आपके पास से यह राजकुमार रुएला किसी काम के लिए आए थे, तो बताता है कि कुछ सामान खरीदा था। उसी बीच में जो बाइक पर बैठे हुए लड़के थे उनका फोटो दिखाया जाता है कि यह कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तब वह किराना स्टोर वाला कहता है कि साहब, जो लड़का पीछे बैठा हुआ है वह विशाल है। विशाल कोई और नहीं बल्कि राजकुमार रुएला का बेटा है। यह बात जब पुलिस सुनती है तो वह सन्न रह जाती है, हैरान रह जाती है कि आखिरकार उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा था। पुलिस तुरंत विशाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे कोतवाली लाया जाता है कि तुम उस रात उस घटना स्थल पर क्या कर रहे थे। तो वह कहता है कि साहब, मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था, मैं तो सिर्फ दूध लेने के लिए गया था। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी वहां पर हैं। और फिर पुलिस दूसरे लड़के के बारे में विशाल से पूछती है। वह बताता है जो बाइक पर आगे बैठा हुआ है वह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम समीर है। समीर मेरे साथ जरूर था। फिर पुलिस ने समीर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन एक फुटेज में समीर के साथ लड़के एक लड़का और दिखाई पड़ता है। समीर के साथ एक लड़का था। कुल मिलाकर 3 लड़के थे। एक जिसका नाम विशाल है जो राजकुमार रुएला का बेटा है, एक समीर जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है, तीसरा लड़का जो कि समीर का सगा चचेरा भाई सादाब भी मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया और विशाल से कुछ पूछताछ की और उसको छोड़ दिया। अब हिरासत में 2 लोग थे, पहला समीर और दूसरा सादाब। जब इनसे पूछताछ की जाती है, पहले तो ये दोनों पुलिस को इधर उधर की बातें बताते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सख्ती करने इस पर समीर टूट जाता है और जो कुछ वह बताता है उसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने समीर से पूछा तो कहता है कि सर, हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि जो मारने वाले थे वह किराए के शूटर थे, उन्होंने मारा है। लेकिन मारने की क्या वजह थी, पुलिस इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। तो समीर बताता है कि उनकी बेटी दिव्या है जो कि बीए के फर्स्ट ईयर में उसकी क्लासमेट है, जो कि उससे बेइंतहा प्यार करती है। उसी के कहने पर भाड़े के लोगों ने यह हत्या की है। अब पुलिस दिव्या को हिरासत में लेती है, थोड़ी सी सख्ती करती है तो दिव्या भी तोते की तरह सब कुछ सच सच बता देती है और उस सच को सुनकर हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। वह बताती है कि सर, मैं समीर को बेइंतहा प्यार करती हूँ। समीर और मैं, हम दोनों कभी कभार कॉलेज के बाद किसी रेस्टोरेंट में मिल लिया करते थे। अचानक एक दिन हम दोनों होटल से बाहर निकल रहे थे तो मेरे पापा की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती है। उसके बाद पापा को बहुत गुस्सा आता है और वह समीर को अपने पास बुलाते हैं और एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए तो तुझे जान से मार दूंगा। लड़का पिट पिटा कर गालियां सुनकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह कुछ दिनों तक दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो राजकुमार रुएला है वह अपनी जॉब पर जा रहे थे। उस दिन उनकी ट्रेन छूट गई थी और ट्रेन जब छूटी तो वह काफी परेशान थे, इसलिए अपने घर वापस आ जाते हैं।
घंटे 2 के बाद जब वह अपने घर आ रहे थे, वह देखते हैं कि वही लड़का समीर उनके घर से निकल रहा है। घर पर कोई नहीं था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी पत्नी कृष्णा मौजूद थी। अपनी पत्नी कृष्णा को देखकर वह ताज्जुब कर रहा था कि यह लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और यह लड़का मेरी पत्नी से भी मिलता है। आखिरकार क्या वजह है? राजकुमार अनायास ही अपनी पत्नी कृष्णा को ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इस लड़के से तुम्हारा अफेयर चल रहा है और मैं तुम्हारी पूरी बात जानता हूँ। जब कृष्णा यह बात सुनती है तो एकदम खड़ी की खड़ी रह जाती है। वह हैरान थी कि हम तो बड़ी सावधानी से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे, आखिरकार इन्हें कैसे पता चल गया? राजकुमार रोहेला को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी कृष्णा की जमकर पिटाई करता है। राजकुमार रोहेला के मन में कुछ न कुछ ऐसी गलत फहमियां पैदा होने लगती हैं, लेकिन दिव्या किसी तरकीब से अपनी माँ को बचा लेती है, क्योंकि दिव्या भी नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से मिलने के लिए आया था। क्योंकि कुछ टाइम के बाद लड़की दिव्या भी वहां पर मौके पर आ चुकी होती है। अब राजकुमार रोहेला अपने घर से बाहर चला जाता है, लेकिन इस बात को किसी से जिक्र नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन आए दिनों घर में क्लेश रहने लगा, लेकिन यह सिलसिला जारी रहता है। और अब राजकुमार घर से निकलता है, तब समीर या तो उसके घर में होता था राजकुमार की पत्नी के साथ, या फिर स्कूल के बाद किसी होटल में उसकी बेटी दिव्या के साथ होता था। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया, खासकर दिव्या ने कहा कि पिताजी इस तरह से अगर हमें रोका टोकी करते रहेंगे तो शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी जो प्यार की सीमा थी वह अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उनके अनैतिक संबंध जो आपस में बीच बीच में बनते थे, कभी होटल में तो कभी कहीं, तो इस तरह से उस लड़की को लगता था कि मेरे पिताजी बार बार रोका टोकी करते हैं, इनका काम तमाम कर देना चाहिए। और इस बात की जिम्मेदारी समीर को दी गई। समीर ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैंने कभी यह काम नहीं किया है, ना ही मेरे किसी घर वाले ने आज तक ऐसा काम किया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह का काम करते हैं। तब वह 2 लड़कों को लेकर आता है और लाकर बातचीत कराता है। जब बातचीत कर रहे थे तो दिव्या और समीर और उनके साथ 2 लड़के होते हैं। घर में ये मीटिंग चल रही थी, तब कृष्णा भी अचानक आ जाती है और कृष्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी का उसी लड़के से अफेयर है। और उसी दिन दिव्या को भी पता चलता है कि उसकी माँ का समीर से अफेयर है। तब वह सारे लोग सामूहिक रूप से प्लान बनाते हैं राजकुमार रोहेला की हत्या करने का, और वह लोग 5 लाख रकम मांगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ हथियार भी खरीदने हैं और इसलिए हमें 5 लाख चाहिए। लेकिन जब बात 5 लाख की आती है तो दिव्या कहती है कि तुमने जो रकम मांगी है वह बहुत ज्यादा है, इसलिए यह सही नहीं है। तो वह बात करते हुए, और जब बात हथियार खरीदने की आती है तो दिव्या अपने घर के अंदर जाती है, वहां से एक पिस्टल और कुछ गोलियां लाकर उन लोगों को देती है और कहती है कि तुम ये काम करके यह पिस्टल मुझे वापस लाकर दे देना। और ये कहती है कि बाकी कुछ नहीं, 4 लाख में अगर सौदा मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 लाख आपको एडवांस दिए जाएंगे। वह लड़के तैयार हो जाते हैं और 7 अप्रैल 2018 का दिन चुना जाता है। जैसे ही वह अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थे, लगभग रात के 9 बजे जाते हैं, क्योंकि इस शूटर लड़के ने समीर और शादाब को इसलिए अपने साथ रखा था क्योंकि इशारा करने के लिए कि हाँ यही है वो जिसकी हत्या करनी है, वहीं राजकुमार है, इशारा करना था। लेकिन अचानक से तभी विशाल आ जाता है, जो कि दूध लेने के लिए आ जाता है। विशाल को कुछ नहीं पता था कि उसके पिता का मर्डर होने वाला है, और वह शूटर राजकुमार को बहुत करीब से गोली मार देते हैं और वह मर जाता है। दिव्या, समीर, शादाब और कृष्णा 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। साथ ही जितने शूटर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो यह पता चलता है कि एक दिन कृष्णा यानी कि राजकुमार रोहेला की पत्नी और साथ ही समीर दिन के समय घर में मौजूद थे। अचानक से विशाल अपने स्कूल से वापस लौटकर आता है तो अपनी माँ को अपनी बहन के प्रेमी के साथ कुछ अलग ही स्थिति में देखता है। तो उसकी माँ और समीर हैरान हो जाते हैं। वह कहता है कि माँ तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो अपने बेटे को उसकी माँ डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा शक करने की कोई जरूरत नहीं है, यह तुम्हारी बहन का दोस्त है, तुम अच्छी तरह जानते हो, यह से कुछ किताबें और कुछ जरूरी नोट्स लेने के लिए आया था, इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात कभी विशाल ने अपने पिता को नहीं बताई थी। बाद में रोता रोता विशाल कहता है कि काश मैंने यह बात अपने पिता से शेयर की होती तो हम
कोई अच्छा कदम उठा सकते थे, शायद हम इतना ना तड़पना पड़ता। फिलहाल कि सब लोग जेल में हैं, शुरुआती दौर में बालिग और नाबालिग को लेकर विवाद छिड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि सभी आरोपी बालिग हैं, सभी को कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।